हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। एंड आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसीज क्या होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीकॉम के एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी क्या होती है, जैसे आपको एजेंसी से ही पता चल रहा है, इसमें कोई एक एजेंट होगा और एक प्रिंसिपल होगा। डेफिनेशन: इन दिस देयर आर टू पार्टीज। इसमें दो पार्टीज होंगी। कौन सी दो पार्टीज? एक प्रिंसिपल एंड सेकेंड वन इज एजेंट। अब हम पढ़ेंगे उन दोनों के क्या क्या रोल है। प्रिंसिपल अपॉइंट एजेंट टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर। और प्रिंसिपल क्या करेगा? एजेंट को अपॉइंट करेगा। किसके लिए? अपने काम के लिए या उसे किसी और से काम करवाना हो उसके लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, एजेंट है, एजेंट का काम क्या होता है? वो किसके बिहाफ पे काम करते हैं? प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से। एग्जाम्पल लेते हैं हम। ए बी को अपॉइंट करता है टू बाय 20 बैग्स ऑफ राइस। एक एजेंट है और बी को वो अपॉइंट करा कि आप 20 बैग्स ऑफ राइस खरीद के लाओ। ये वो बी को अपॉइंट करा। तो ए इसमें क्या है? प्रिंसिपल, और बी क्या है? इसमें एजेंट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में क्या होता है? एक प्रिंसिपल होगा और एक होगा हमारा एजेंट। जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा कि हर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ रूल्स होते हैं, वैसे रूल्स ऑफ एजेंसी है। फर्स्ट रूल है हमारा, प्रिंसिपल कैन अपॉइंट एजेंट एक्सेप्ट फॉर दोज एक्ट्स विच इन्वॉल्व पर्सनल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को अपॉइंट कर सकता है किसी भी काम के लिए, एक्सेप्ट जो कुछ उसके पर्सनल स्किल्स और क्वालिफिकेशंस वाले काम है उनको छोड़ के बाकी वो एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। एजेंट क्या करेगा? प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेगा और प्रिंसिपल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यही हमारे सेकेंड पॉइंट में, प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स एंड एक्ट्स डन बाय द एजेंट। जो भी एजेंट काम करेगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट करा है तो उसके सारे जो टास्क हैं, सारे एक्ट्स हैं, प्रिंसिपल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और लायबल होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एजेंट्स। एजेंट्स कितने टाइप के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी के बेसिस पे है हमारा जनरल एजेंट, स्पेशल एजेंट, यूनिवर्सल एजेंट। आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्म के बेसिस पे है मर्केंटाइल एजेंट एंड नॉन मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट में आते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे, जैसे फैक्टर, कमीशन एजेंट, ब्रोकर, डेलिक्रेटरी एजेंट। और नॉन मर्केंटाइल में आते हैं एडवोकेट्स वाइफ। ऐसे ये जो हैं ये सारे आते हैं नॉन मर्केंटाइल में। अब हम इनको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनकी क्या डेफिनेशन है एजेंट्स की, टाइप ऑफ एजेंट्स में। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी से आपको पता चल रहा है कि किसी ने किसी को अथॉरिटी दे दी काम करने की। उनके बेसिस पे अगर हम एजेंट को कैटेगराइज करें तो फर्स्ट हमारा है जनरल एजेंट। एजेंट जनरल क्या होता है? टू डू ऑल द वर्क ऑफ प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल के सारे काम करेगा। आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारे ऑफिस में कोई मैनेजर होता है ना, मैनेजर ऑफ अ कंपनी। तो मैनेजर ऑफ अ कंपनी क्या होता है? वो कंपनी के सारे काम करता है और वो सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको भी हम कह सकते हैं, आप एजेंट बोल सकते हैं उसको। सेकेंड है हमारा स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट क्या है? नाम से पता चल रहा है, स्पेशल मीन्स कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए किसी एजेंट को अपॉइंट किया गया है। एम्प्लॉय टू डू अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक वर्क। किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए किसी को अपॉइंट किया है, उसे हम कहते हैं स्पेशल एजेंट या स्पेसिफिक एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन अपॉइंट टू सेल कार ओनली। आपने एक पर्सन को अपॉइंट करा कि आपको ये कार बेचनी है, उसके लिए आपने एजेंट अपॉइंट करा, उससे आप कुछ और काम नहीं करवा रहे, तो ये है हमारा स्पेशल एजेंट या स्पेसिफिक एजेंट। थर्ड है हमारा यूनिवर्सल एजेंट। यूनिवर्सल से आपको जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है, इसको क्या है? अनलिमिटेड अथॉरिटी है, सारी पावर्स दे दी जाती हैं फॉर एजेंट एंड कैन डू ऑल द लॉफुल एक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल। जो भी प्रिंसिपल के सारे काम हैं, कौन से काम होने चाहिए? लॉफुल होने चाहिए, कोई इलीगल काम नहीं होने चाहिए। उसके लिए क्या है? एक एजेंट अपॉइंट किया जाएगा कि आप सारे काम करोगे और आप सारे काम के लिए ये एजेंट हायर कर दिया हमने, तो ये हमारा होता है यूनिवर्सल एजेंट। तो ये हमारी कैटेगराइजेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। अब ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट है हमारा मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मीन्स होता है अथॉरिटी टू बाय और सेल गुड्स और टू रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। किसी को आपने अथॉरिटी दे दी कि वो आपके गुड्स बेच सकता है, आपके बिहाफ पे गुड्स खरीद सकता है, ये मर्केंटाइल एजेंट, इसे हम बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट। अब इसमें कुछ कैटेगरीज बनी हुई है। फर्स्ट है फैक्टर।
फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मींस, फैक्टर एक टर्म है, फैक्टर एक आप बोल सकते हो एक बिजनेस है, बहुत सारे लोग फैक्टरिंग का बिजनेस करते हैं। उसमें क्या होता है? गुड्स गिवन टू एजेंट ओनली फॉर सेल। यहाँ पे क्या है? फैक्टर में एजेंट को गुड्स दे दिए जाते हैं, किसके लिए? कि आपको ये सेल करना है और उसके बाद आपको बतानी है सेल कितनी है, जो भी उनकी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड हमारा कमीशन एजेंट। आपने बहुत सारे कमीशन एजेंट देखे हैं ना, जैसे प्रॉपर्टी के केस में बहुत सारे होते हैं। तो कमीशन एजेंट बेसिकली क्या करते हैं? सिर्फ बाय और सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेंगे एंड इन रिटर्न एजेंट गेट कमीशन ऑनली, और एजेंट को कमीशन मिल जाती है। जैसे आपने प्रॉपर्टी के केस में देखा है ना कि प्रॉपर्टी डीलर एजेंट अपॉइंट कर देता है और वो क्या करते हैं? एजेंट उनके बिहाफ पे बाय और सेल करता है और जो भी कमीशन आती है वो ऑनर को दे देता है। तो ये क्या है? हमारे कमीशन एजेंट। थर्ड हमारा डेल क्रेडरे एजेंट। डेल क्रेडरे मतलब होता है जो एजेंट भी होगा और एज अ श्योरिटी भी होगा, एज अ गारंटर भी होगा। अब ये किस केस में होगा? फॉर एग्जाम्पल है हमारा ए अपॉइंट बी एज एन एजेंट। ए क्या कर रहा है? बी को अपॉइंट कर रहा है एज एन एजेंट एंड इफ इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी, अगर किसी थर्ड पार्टी के आगे बी गिव श्योरिटी दैट इफ इन एनी केस ए डिफॉल्ट देन बी इज लायबल टू पे। ए ने क्या करा? बी को एजेंट अपॉइंट करा, बट बी किसी थर्ड पार्टी के आगे ये कह रहा है कि अगर ए ने डिफॉल्ट करा तो मैं श्योरिटी देता हूं, मैं इसको पे करूंगा। तो यहाँ पे क्या है? ये डेल क्रेडरे एजेंट है। इसका मतलब वो एजेंट और श्योरिटी दोनों की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? बी एक्ट एज एन एजेंट एज वेल एज श्योरिटी। ठीक है, तो ये हमारा होता है डेल क्रेडरे एजेंट। ऐसे ही ब्रोकर है। ब्रोकर जो होते हैं ना, बहुत सारे जो ब्रोकरेज वगैरह लेते हैं और एजेंट का काम करते हैं। ब्रोकर ओनली हेल्प इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ब्रोकर आपने प्रॉपर्टी के केस में भी देखा, बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं। तो वो क्या करेंगे? बाइंग और सेलिंग में हेल्प करेंगे। वो सिर्फ क्या होते हैं? लिंक होते हैं किन्हीं दो पर्सन के बीच में, दो कॉन्टैक्ट पर्सन के बीच में लिंक होते हैं, दो पार्टीज के बीच में लिंक होते हैं। और यहाँ पे ब्रोकर के केस में क्या होता है? पोजेशन ऑफ गुड्स आर नॉट ट्रांसफर। पोजेशन गुड्स का नहीं दिया जाता, वो सिर्फ क्या है? एक लिंक है दो पार्टीज को कनेक्ट करने के लिए। तो ये है हमारा मर्केंटाइल एजेंट। एंड ऐसे ही हमारा नॉन मर्केंटाइल एजेंट है। नॉन मर्केंटाइल आप बोल सकते हो जैसे एडवोकेट्स होते हैं जो आपके बिहाफ पे काम करते हैं बट किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो, तो वो होते हैं आपके नॉन मर्केंटाइल एजेंट। ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ एजेंट क्या होती हैं, कि एजेंट्स की क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं। फर्स्ट ड्यूटी है हमारी टू फॉलो एज पर द प्रिंसिपल डायरेक्शन। उसको क्या काम करना पड़ेगा? प्रिंसिपल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। वो अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकता क्योंकि वो एज ए एजेंट काम कर रहा है। ड्यूटी टू कम्युनिकेट ऑल द थिंग्स टू द प्रिंसिपल। जो भी चीजें बिजनेस डिस्कशन है या उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता चलती है तो वो सारी चीजें किसको कम्युनिकेट करेगा? अपने प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करेगा। ये क्या है? उसकी ड्यूटी है। थर्ड पॉइंट है हमारा कैरी आउट ऑल द वर्क विद हिज रीजनेबल स्किल एंड ट्रीट द वर्क एज इज ऑन वर्क। एजेंट को ऐसे काम करना पड़ेगा अपनी सारी स्किल्स लगा के, और उसको ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा जैसे वो उसका अपना काम है। वो ऐसे काम नहीं कर सकता कि किसी और का काम है या कुछ लॉस करवा दे। एजेंट को ऐसे काम नहीं करना पड़ेगा। ये ड्यूटी है एजेंट की, वो उस काम को अपने काम की तरह ट्रीट करेगा और क्या करेगा? सारे वर्क को विद रीजनेबल स्किल परफॉर्म करेगा। ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट। रेंडर अकाउंट मतलब सारी चीजों की क्लियर कट इंफॉर्मेशन देगा। ये सारी जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारा प्रिंसिपल से शेयर करेगा। फिर है हमारा पॉइंट नॉट टू डील विद हिज ओन अकाउंट ऑन डू एनीथिंग पर्सनली। इसका मतलब क्या है? वो कुछ अपने बिहाफ पे या पर्सनली कुछ डिसीजन नहीं ले सकता, कुछ पर्सनली अपने बिहाफ पे काम नहीं कर सकता। उसको सारा काम प्रिंसिपल के लिए करना है और प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करके करना है। लास्ट पॉइंट है हमारा नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट एक्सेप्ट रेम्यूनरेशन विच इज डिसाइडेड बाय देम। एजेंट कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं कमा सकता अपार्ट फ्रॉम रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के अलावा उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सारे प्रॉफिट्स उसको बताने पड़ेंगे और वो प्रिंसिपल को उसको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। एजेंट ऐसे नहीं कर सकता कि वो कुछ प्रॉफिट छुपा दे या रेम्यूनरेशन के अलावा भी कुछ पैसा ले रहा है। तो ये हमारे क्या है? ड्यूटीज ऑफ एजेंट हैं। ऐसे ही हमारे राइट्स ऑफ एजेंट है। एजेंट्स के क्या क्या अधिकार हैं आप बोल सकते हो। फर्स्ट है हमारा राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क परफॉर्म बाय द एजेंट। तो हमारे राइट में क्या है कि एजेंट का राइट है जो भी उसने काम करा है, जो भी उसने वर्क परफॉर्म करा है, उसका रेम्यूनरेशन एजेंट को मिलना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा इफ प्रिंसिपल इज नॉट पेइंग मनी। अगर प्रिंसिपल एजेंट को पैसा नहीं देता और मेक डिफॉल्ट इन पेमेंट,
और प्रिंसिपल क्या कर रहा है, कुछ डिफॉल्ट कर रहा है पेमेंट में, तो एजेंट के पास क्या राइट है कि वो रेमुनरेशन को रख सकता है। इट मीन्स एजेंट कैन रिटेन मनी इन दैट सिचुएशन। अगर प्रिंसिपल कुछ डिफॉल्ट करे तो एजेंट उस पैसे को रोक सकता है या रख सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा राइट ऑफ लीन। लीन मतलब मैंने पहले भी बताया था, एजेंट कैन रिटेन गुड्स ऑल्सो अंटिल ही गेट्स ऑल द रेमुनरेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड। उसके पास राइट ऑफ लीन है, मतलब वो प्रिंसिपल के गुड्स अपने पास रख सकता है जब तक प्रिंसिपल उसका सारा रेमुनरेशन और जो भी बेनिफिट्स रिलीज नहीं करता। तो एजेंट के पास क्या है, राइट ऑफ लीन। लास्ट पॉइंट हमारा, इफ एजेंट हैज टू डू, एजेंट को अपने सारे काम क्या करने पड़ेंगे, लॉफुली करने पड़ेंगे, फेथफुली करने पड़ेंगे। और इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, तो उसके लिए कौन है, प्रिंसिपल लायबल है। तो ये क्या है, हमारे कुछ राइट्स ऑफ एजेंट्स हैं। जो हमारी ड्यूटीज ऑफ एजेंट्स हैं वो हमारे राइट्स ऑफ प्रिंसिपल बन जाएंगे, और जो राइट्स ऑफ एजेंट्स हैं वो ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल बन जाएंगी। एक और एजेंट का राइट है, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। एजेंट के पास राइट है, अगर प्रिंसिपल उसको बोल रहा है कि गुड्स कहीं ट्रांजिट में है, कहीं रास्ते में है, उनको स्टॉप कर दो या मत सेल करो, तो एजेंट के पास राइट है कि वो उन्हें रोक सकता है। ऐसे हमारा है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। टर्मिनेशन नेम से आपको पता चल रहा है जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है, किस सिचुएशन में होगा। फर्स्ट हमारा है, if agency is for a particular transaction, it terminates when transaction is completed। अगर किसी एक ट्रांजेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बना है, जैसे ही वो ट्रांजेक्शन खत्म होगी वैसे ही क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड है हमारा, इट कैन बी टर्मिनेटेड है म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द पार्टीज। अगर दोनों पार्टीज ये डिसाइड करती हैं कि अब हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं कंटिन्यू करना, म्यूचुअली डिसाइड करती हैं, तो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा, एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय डेथ ऑफ ईदर प्रिंसिपल और ऑफ एजेंट। इन एनी केस अगर किसी की डेथ हो जाती है तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारा, प्रिंसिपल इज राइट टू टेक बैक ऑल द अथॉरिटी फ्रॉम द एजेंट। अगर एजेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं कर रहा तो प्रिंसिपल के पास क्या राइट है कि सारे वो अथॉरिटी एजेंट से ले सकता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा, एजेंसी टर्मिनेट बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। अगर इंसॉल्वेंसी आ गई है, इंसॉल्वेंसी होता है दिवालिया निकल जाना, मीन्स वो अपने डेट्स पे नहीं कर सकता, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लास्ट हमारा सिक्स पॉइंट है, इफ एजेंसी इज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड देन इट कम्स टू एन एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। अगर एजेंसी किसी फिक्स टाइम के लिए बनी है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जैसे ही वो टाइम एक्सपायर होगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी एक्सपायर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के सिनेरियो थे जिस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बारी फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा भी गया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।